नए बरस का आज 8वां दिन है। घड़ी में समय दोपहर के 3:20 हो चला है। मैंने इतने दिनों से कुछ भी नहीं लिखा और न ही सोचा। भला बिना सोचे कैसे लिखूं? बाहर शोर हो तो बिन शोर वाली जगह पर जाकर बचा जा सकता है, पर जब खुद के अंदर शोर ही शोर हो तो कहीं भी ठिकाना नहीं होता। शोर का ओरिजिन जानती हूं, पर वहां से कैसे निकलूं यह नहीं जानती। शायद अभी मन भी नहीं निकलने का। ऐसा दर्द कभी हुआ ही नहीं। यह नहीं पता था अभी तक कि दर्द में भी मजा होता है। कितना अच्छा लग रहा है यह दर्द। दवा की ख्वाहिश ही नहीं हो रही, न राहत की आरजू है। बस लग रहा है कि दिन ऐसे ही टिके रहें। मैं तो चुपचाप अपने में बह रही थी, तभी जोया ने मुझे झकझोर दिया। ऐसे लगा किसी ने ऊंचे पहाड़ से धक्का दे दिया हो। मैंने अपनी नाराजगी जतला दी। वो गुस्से में बोली, तू सब बर्बाद कर रही है। भला यह सब भी कोई सोचा है? मैंने कहा, इसमें क्या बुराई है? दर्द मेरा है, दुख है सो भी मेरा। इसमें तुझे क्या हो रहा है? मैं क्या सोचूं और क्या नहीं? कम से कम इतना हक तो मेरे पास रहने दो। तुम मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देती? तुम चली क्यों नहीं जाती? वो बेहद गुस्सा हो गई और मुझे अपनी लाल लाल आंखों से देखने लगी। ऐसा लगा कि अगर उसके हाथों में चाकू हो तो मेरे सीने के पार करने में उसे पल भी नहीं लगेगा। हम दोनों में अभी यह बहस हो ही रही, तभी दरवाजे पर दस्तक हो गई। दरवाजा लकड़ी के 2 पाटों वाला था। पुरानी वाली चटकनी लगी थी दरवाजे की। हालांकि कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी जमाने को देखकर अब्बा ने लगवा दी थी। मैंने तब भी कोई ऐतराज दर्ज नहीं करवाया। लगा कि मेरा ही भला इसमें छुपा है। थोड़ी कम रोशनी या हवा ही तो आएगी, जाने दो क्या फर्क पड़ता है। पर जोया को दरवाजा लगने की बेहद खुशी थी। मुझे तो शक है कि यह रुकावट लगाने की उकसाहट अब्बा के दिमाग में उसने ही डाली होगी। न जाने कौन सी पढ़ाई पढ़ती है। इतनी किताबें पढ़ने के बाद भी मन से किसी सूखते हुए तालाब सी बातें करती है। खुद भी कशमकश में ही जीती है। खुश तो ऊपर से ही दिखती है। कहने को तो अब्बा की मैं ही इकलौती बेटी हूं, पर आजकल वो मुझमें उभर कर आ जाती है। अब्बा को मुझमें ही 2 बेटियां दिखती है। बहरहाल दस्तक की वजह कोई आदम नहीं था। न जाने कैसे दस्तक हुई थी, जैसे हवा ने ही की हो। हाँ, शायद तेज हवा ही होगी। पर जब मैंने बाहर झांक कर देखा तब हवा तो मध्यम ही थी। रोशनी भी मीठी ही लगी। फिर ऐसा कौन था जिसने मीठी खटखटाहट की थी? जोया को इस बार भी अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि अंदर से दरवाजे की चटकनी ठीक से लगा कर रखो। इतनी मजबूती से दरवाजा लगाओ कि बाहर से देखने वाले को लगे जैसे अंदर कोई नहीं रहता। कोई जरूरत नहीं दरवाजा खोलकर जश्ने बहारा की नुमाइश की जाए। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, अंदर ऐसा है ही क्या जो जश्ने बहारा तुम्हें दिखता है? क्या सांस भी न ली जाए? इंसान होने का मतलब है क्या तुम्हारी नजरों में? हम दोनों में तू मैं शुरू हो गई। मैंने सोच लिया था कि जोया से पीछा आज छुड़ा ही लूंगी। इसने कई बरसों से मुझे चैन से जीने नहीं दिया है। अम्मी अब्बा की ये लाडली बनी फिरती है, पर नकाब लगाए फिरती है। इसका अस्तित्व मेरे बिना नहीं है। झूठ को जीती है, अपने को भी मारती है और चाहती है कि दूसरा भी इसकी तरह मरे। जोया को मेरी बातें और सवाल अंदर तक चोट दे रहे थे। वो अच्छी तरह से तिलमिलाई हुई थी। मैंने उसके चेहरे पर हिंसक होने की निशानियां देख ली थी, पर न जाने वो कुछ न बोली और अपने पर काबू करते हुए पल में गायब हो गई।
मुझे उसके जाने से राहत मिली। मैं अक्सर उसकी लाग लपेट वाली बातों का हिस्सा रही हूं और कभी इनकार तो किया ही नहीं। मेरा ही हम साया है, सो उसे नाराज नहीं किया कभी। पर अब वो मुझ पर अपने को थोपती है, हावी होती है। मुझे कुफ्त है। दस्तक के बाद दरवाजा हल्का सा खुला था। रोशनी पूरे घर में छा गई थी। ऐसी महक फैली हुई थी जैसे बहुत से मोगरे के फूल एक साथ सुबह सुबह खिले हों। रोशनी में हल्की गरमाई भी थी जिससे कमरे के अंदर की शीलन और चिपचिपाहट धीरे धीरे सूख रही थी। इस एहसास को मेरा रोम रोम अपने अंदर सोख रहा था। मुझे मालूम चल रहा था कि इंसान बनना क्यों खुशकिस्मत वाली बात है। मैं इसी महकदार एहसास को मन में लिए न जाने कब सो गई। दिन के बाद शाम ही आती है, यही दस्तूर है। लेकिन मैंने उल्टा देखना शुरू कर लिया था। मैं शाम के बाद दिन और सुबह को क्रम समझने लगी थी। अंधेरे से भी मुझे प्यार हो चुका था। कई महीने गुजरे चुके थे। जोया का कोई आता पता नहीं था। मुझे तो खुशी ही थी कि अच्छा है उसका आना जाना बंद हो गया। उसके न रहने से हर जगह एक संतुलन ही दिखता था और है। वो जब सामने नहीं रहती तो अब्बा के कान भरने वाला भी कोई नहीं रहता। चैनो अमन होता है। एक छुट्टी के रोज मैं अपने कमरे को दुरुस्त करते हुए गीत गा रही थी। तभी हाथ में कुछ महकी हुई चिट्ठियां आ लगी। मेरे पूरे बदन में थरथराहट सी दौड़ गई। मैंने अपने कानों से आवाजों को देखा, जांचा और परखा कि कोई आसपास तो नहीं, क्योंकि मेरी नजरें तो चिट्ठियों पर थी। मुझे वही महक आई जो कुछ महीने पहले दरवाजे के खुलते वक्त रोशनी के साथ कमरे में फैल गई थी। वही मोगरे वाली। मैं चिट्ठियों को एक टेबल पर रख धूल झाड़ने के काम में लग गई। काम करके अपने लिए एक कप चाय बनाई। घर में कोई नहीं था इसलिए आज़ादी का बेहतरीन एहसास मन में घूम रहा था। चाय का कप टेबल पर रखते हुए मैंने चिट्ठियों को मीठी नज़र से मुस्कुराते हुए देखा। कुछ ही पल में एक चिट्ठी मेरे हाथों में थी। न जाने कौन सा इत्र था जो मेरे रोम रोम में समा रहा था। मैंने चिट्ठी खोली और पढ़नी शुरू की। अभी पहली पंक्ति के रस को पिया ही था तब तक न जाने कहाँ से जोया धमक पड़ी। उसने गुस्से में मेरे हाथों से चिट्ठी खींच ली। मैंने भी गुस्से में उससे कहा, पागल हुई जाती हो क्या? दिमाग नहीं रखती कि किसी की निजी चिट्ठी को नहीं लिया जाता। वो तो जैसे फूंफकार रही थी, दंसने के लिए तैयार थी। उसने गुस्से की नजरों से कहा, तूने अब्बा की इज्जत का ख्याल नहीं रखा। बदनामी का गुल ऐसे खिला रही है कि गली मोहल्ले में तेरी ही चर्चा चल रही है। अपने दुपट्टे को ऐसा लहरा आई है कि हर कोई दूसरा लड़का इसकी छाया को बेताब है। कुछ तो ख्याल रखा होता कि तू एक लड़की है, अपना ही सोच रही है। जाहिल कहीं की। पढ़ाई का असर भी नहीं तेरे पास। जाने क्या आग लगी तेरे बदन में। वो बोले जा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की उसे अनसुना करने की। मैंने कर भी दिया। पर वह हिंसक हो गई और अचानक मेरी बेशकीमती दौलत पर हमला बोल दिया। उसने टेबल से चिट्ठियों पर एक झपट्टा मारा और रसोई घर की तरफ भाग निकली। मैं जोया चिल्लाते चिल्लाते उसके पीछे हो ली। मेरा पारा चढ़ चुका था। मैं अपने आपे में नहीं थी। फिर भी मैंने उसके आगे चिट्ठियों के लिए मिन्नतें की। उसने पास में पड़ी माचिस से गैस चूल्हा जला लिया। मैं, जोया मेरी चिट्ठियां लौटा दो कहती रही। उसने मुझे दोनों हाथों से सामने की दीवार पर धक्का दे दिया। मैंने संभलने की कोशिश की फिर भी मैं दीवार पर जा लड़ी। मेरी दोनों कोहनियों पीछे के हिस्से पर जोरदार चोट लगी।
तब भी मैं उठी और जोया की तरफ झपटी। मेरी फुर्ती तेज साबित नहीं हुई थी। उसने चिट्ठियों को गैस पर बेदर्दी से झोंक दिया था। मैं अम्मी अब्बा के नाम से भी चिल्लाई। सोचा क्या पता कहीं से आ जाए और जोया को रोक दे, पर वहां कोई नहीं था तो आता कौन। मेरी चिट्ठियों से चमकीली आग निकली और काले धुएं के साथ उन्हें काले पेपर पापड़ में तब्दील कर गई। मेरी मोहब्बत राख में बदल चुकी थी। मैं अब उबल रही थी। मैंने जोया को जोर से धक्का दिया। उसका सिर बर्तन वाली दीवार से टकरा गया। इस बीच बर्तनों के गिरने की तेज आवाज हुई, लेकिन मुझमें सब्र नहीं था। मैं जोया को यह बतला देना चाहती थी कि उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है और उसे इसे किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता। मैंने उसे एक जोर का धक्का मारा, पर वह भी कम नहीं है। उसमें बड़ी पक्की परवरिश का खून दौड़ता है। उसे इज्जत और बेइज्जत जैसे शब्दों का बड़ा ख्याल रहता है। उसके मुताबिक मैंने मोहब्बत कर के बड़ा पाप किया है। मुझे इस बात का कतई हक नहीं कि मैं इस तरह की परवाज़ भरूं। उसने अपने माथे को बाएं हाथ से छुआ तो खून लिपट आया। उससे अपना खून देखा न गया। उसका बहता खून देखकर इस बीच मेरा दिल पसीज गया। मैं उसके पास उसे देखने दौड़ी, तब तक उसने चाकू से मुझ पर हमला कर दिया। वो उठी और मेरे पेट पर चाकू से कई वार किए। मुझे पता था कि अब मैं मर जाऊंगी। मैं कमजोर थी। जोया खरनाक। उसने बचपन से कट्टर ख्याल पाए हैं और मैंने ख्यालों की कट्टरता को कभी अपनाया ही नहीं। मैंने रूही से भी हल्के एहसासों को जीना चाहा था, पर जोया की नज़र में यह गुनाह से कम न था। मेरा जिस्म ज़मीन पर गिर चुका था। रसोई में खून था। मैंने दर्द से जो आंखें बंद की और दोबारा नहीं खोली। दूसरी तरफ जोया खुश थी कि उसने एक बहकी हुई लड़की और तय नियमों को न मानने वाली रूह को शरीर से बाहर कर दिया था। उसने मेरी लाश को घर के पीछे खाली पड़ी जमीन में दफन कर दिया। जोया में दिली और जिस्मानी ताकत हद से ज्यादा रही है, इसलिए उसको इस काम में कोई दिक्कत नहीं आई। लगभग 2 घंटे में उसने मेरी सारी निशानियों को खत्म कर दिया था। कुछ बचा ही नहीं था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रसोई में किसी का कत्ल किया गया है। अगले रोज अम्मी और अब्बा आए, तब तक जोया नॉर्मल बन गई थी। अम्मी को कुछ शक भी हुआ कि जोया के मिजाज से मैं गायब हूँ, पर अब्बा ने कहा कि लड़की हमारी एकदम दुरुस्त है। तुम नाहक ही चिंता करती हो। शाम के खाने पर भी मैं जोया के अंदर नहीं दिखी। अब्बा ने कहा कि पढ़ाई का असर बच्ची के दिमाग पर काफी हो गया है। आराम करेगी तब ठीक हो जाएगी। पर अम्मी का शक है कि जाता नहीं। उन्हें रसोई में लहू की गंध लगी थी, सो वो रात को जोया के पास आ गई। वो अपने तई कुछ तफ्तीश करना चाह रही थी। जोया पढ़ाई के टेबल के साथ बैठी थी, अंधेरे में। अम्मी ने पास जाकर जोया के सिर पर हाथ रखा और मैं फफक फफक रो पड़ी। मैंने अम्मी को बताया कि जोया ने आपकी गैरहाजिरी में मेरा कत्ल कर दिया था। अम्मी को समझ नहीं आया कि जोया को क्या हो गया है। कुछ दिनों बाद अब्बा गुलाब के कुछ कलम खरीद लाए और वहीं लगा दिया जहां मैं दफन थी। मुझे सुकून मिला। मुझे ठंडक का एहसास हुआ। अम्मी ने बड़े जतन से उन नन्हे पौधों की देख रेख की। उनमें गुलाब की कलियां आने लगी थी। सब ठीक चल रहा था। अब जोया का बर्ताव भी बदल गया था। वह शांत रहती थी, मानो किसी गुनाह के लिए अफसोस में जीती हो। अम्मी उस पर गौर किया करती थी। एक रात अम्मी ने अपनी डायरी में दर्ज किया, जोया पीर के रोज अंधेरे में उन गुलाबों को अपने आंसुओं से सींच रही थी।
न जाने मेरी इकलौती बच्ची को कौन से साये ने घेर लिया है। दिन भर कुढ़ती है, जैसे उसने किसी का क्ल कर दिया हो। गुलाब के पौधों के पास ऐसे शांत होकर बैठती है जैसे किसी अपने के मरने के गम का मातम मना रही हो। मैंने जोया के अब्बा से दरगाह पर चादर चढ़ाने को कह दिया है। मैं तो चाहती हूँ कि हमारी बच्ची के सिर से जो भी बला है जल्दी चली जाए। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आप भी इसी तरह की वीडियो बना करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारी YouTube कंप्लीट किट खरीद सकते हैं, जिसमें बताया जाएगा कि आपको कंटेंट कहां से लेना है, एडिटिंग कैसे करनी है और साथ में यह भी बताया जाएगा कि वॉइस कैसे बनाई जाती है सॉफ्टवेयर के द्वारा। और इस किट का लिंक आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा।